तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को, जिसका आइस अपने पास्ट में खुलता है, जहाँ पे वो देखती है कि शियो अभी भी उसके पास बैठा हुआ है और उसे कंटिन्यू आवाज़ दे रहा है। और शियो इधर देखता है कि लेडी जग गई है, जिसको देख के शियो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माय लेडी कि इस बार आप इतनी जल्दी जग गई हैं। तभी येवा उठने लगती है और उसे कहती है कि अपना हाथ दूर रखो, जिससे शियो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। और इधर येवा काँप रही होती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं, जिसको देख के शियो सोचता है कि क्या पहले की तरह उन्हें फिर से बुरे सपने आ रहे हैं, और ऐसा सोच के वो बहुत सैड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और शियो बाहर निकलकर पूरा साफ़ सफाई कर रहा होता है, और वो एक ही जगह पे बार बार साफ़ सफाई कर रहा होता है, जिसे पीछे से येवा भी देख रही होती है। और इधर शियो अभी भी परेशान था कि लेडी फिर से उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करेगी या फिर उसे इग्नोर करेगी या फिर उसे जाने के लिए कहेगी। ये सब सोच सोच के वो परेशान हो रहा था। और इधर येवा उसे बार बार एक ही जगह पे काम करते हुए देख रही थी और सोच रही होती है कि आखिर तुम एक ही जगह पे कितनी बार साफ़ करोगे, अगर तुम इसी तरह से बार बार साफ़ करोगे तो वहाँ पे पक्का गड्ढा खोद दोगे तुम। और ऐसे सोचकर बोलती है कि तुम बार बार एक ही जगह पे साफ़ क्यों कर रहे हो और मेरे आसपास ही क्यों आ जा रहे हो। वैसे मैंने तुमसे पास्ट में कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूँ तो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना और ना ही सहना, तो फिर बताओ तुम क्यों सह रहे हो। तो शियो बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि एक यही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, चूँकि मैं आपकी जगह पे आपका सपना नहीं देख सकता या फिर आपके सपना में इंटर नहीं कर सकता, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं कुछ करने का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जितना भी गुस्सा है आप मेरे पे निकाल दीजिए, लेकिन आप चुप नहीं रहिए या फिर मुझे इग्नोर मत करिए और दुखी भी मत रहिए। जिसको सुन के येवा थोड़ा चौंक जाती है। उसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है कि वो फिर से शियो के साथ बुरा बर्ताव की, और ऐसे सोचकर वो रोने लगती है और बोलती है कि अगर तुम कुछ भी गलत नहीं की हो तो तुम उसका सज़ा क्यों भुगतोगे, मैं तुमको क्यों डांटूंगी, और अगर मैं तुमको डांटूंगी भी तो तुम क्यों सहोगे, बताओ ना। तुम तो कुछ बुरा किए ही नहीं हो, अगर तुम कुछ किए होते तब तुम सह रहे होते या सुन रहे होते तो तुम्हें कुछ समझ में भी आता, पर तुम ऐसा कुछ किए ही नहीं हो तो फिर क्यों। जिसको सुन के शियो को थोड़ा अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है और वो सोचता है कि लेडी अभी भी उनका परवाह करती है। उसके बाद बोलता है कि माय लेडी क्या मैं आपसे कुछ पूछूं। तो येवा बोलती है कि हाँ पूछो। तो शियो बोलता है कि मैं आपकी ड्रीम के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने सपने में कितनी बड़ी हुई हैं। तो येवा बोलती है कि मैं कितनी बड़ी हुई हूँ, रुको रुको अभी बताती हूँ, तुम जाकर 2-3 बॉक्स लेकर आना, जिसके बाद मैं बताऊंगी। तो शियो जल्दी जल्दी बॉक्स लेकर आता है। तो वो बोलता है कि माय लेडी देखिए मैं बॉक्स ले आया। तो येवा बोलती है कि एक के ऊपर एक रख दो। तो शियो वैसे ही करता है। उसके बाद येवा उस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है और वो शियो के सामने खड़ी होकर बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं अपने सपने में इतनी बड़ी होंगी। जिसको देख के शियो पूरा सरप्राइज हो जाता है और वो मन ही मन इमेजिन करने लगता है कि येवा उतनी बड़ी में कितनी अच्छी लगेगी और कैसी लगेगी, और वो इमेजिन करके पूरा स्माइल करने लगता है। जिसको देख के येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोचती है कि तुम कितने गंदे हो ना, तुम्हारे चेहरे को देख के साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे बुरा ट्रीट क्यों करते हो आखिर, और फ्यूचर में तुम मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती करते हो, आखिर क्या वजह हो सकती है। और ऐसे सोच सोच के वो रोने लगती है। जिसको देख के शियो पूरा परेशान हो जाता है और बोलता है कि माय लेडी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। तो येवा बोलती है कि तुम मेरे नज़दीक आओ। तो शियो बोलता है कि माय लेडी क्या क्या कहा आपने। तो येवा रोते रोते बोलती है कि मैंने कहा कि तुम मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हारे सीने में अपना सर रख के रोना चाहती हूँ। जिसको सुन के शियो उसके नज़दीक आ जाता है। तो येवा उसके सीने पे सर रख के रोने लगती है। जिसको देख के शियो को बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो लेडी को कंफर्ट करने के लिए उसे टच करने जा ही रहा होता है। तभी येवा बोलती है कि मुझे टच मत करना, भूल के भी अपना एक भी उंगली मेरे बॉडी में टच मत करना तुम, और ना ही रखना। जिसको सुन के शियो पूरा दुखी हो जाता है और अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक ट्राइब के साइड, जहाँ पे सुरा की एक मेड आकर बोलती है कि आपको पता चला बॉर्डर के पास नरसंहार हुआ है और बहुत सारे ब्लैक ट्राइब के भेड़िए वहाँ पे मरे पड़े थे। जिसको सुन के सुरा बोलती है कि क्या सच में, वैसे ये कैसे हुआ। तो वो मेड बताती है कि कुछ लोग कह रहे थे कि ह्यूमंस बॉर्डर के पास से क्रॉस कर रहे थे, जिसका पता भेड़ियों को लग गया और भेड़िए उनका स्वाद चखना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे भेड़िया उनका पीछा किए और उन्हें पकड़कर मारने लगे। उसके बाद सारे भेड़िए आपस में लड़ने लगे कि उन्हें खाना है उन्हें खाना है, और ऐसे लड़ने के चक्कर में सारे भेड़िए आपस में ही एक दूसरे को मारकर मर गए। और वो लोग कह रहे थे कि ये बहुत समय से ऐसे ही हो रहा है। जिसको सुन के सूरा पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे समझ में आता है कि लड़ाई होता है, लेकिन ऐसा कौन सा
लड़ाई था जिसमें एक भी भेड़िया नहीं बचा? क्या सब लोग एक दूसरे को मार दिए? और क्या मेरे फादर इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो भी इस कहानी पे बिलीव करते हैं? और इधर दिखाया जाता है सूर्य के फादर को, जिसके पास ये न्यूज़ पहुंच जाती है, जिसको सुनकर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि एक बनावटी कहानी है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत अधिक शिकार है, तो भेड़िया लोग को आपस में लड़के मरने का क्या ज़रूरत। लेकिन अगर उन्हें आदमी लोगों को खाना भी था तो 4 लोग काफ़ी थे उनके टेस्ट के लिए, टेस्ट लेके चल सकते थे। लेकिन वो लोग आपस में लड़कर सब के सब मर गए, एक भी नहीं बचा। और तुम कह रहे हो कि वहाँ पे ह्यूमंस भी थे जिन्हें भेड़िया टच तक नहीं किए थे, मतलब खाए तक नहीं थे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो सैनिक बोलता है कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि उन भेड़िया का संबंध पहले से अच्छा नहीं होगा और मनुष्य को खाने के चक्कर में वो लोग एक दूसरे के तुरंत शत्रु बन गए होंगे, इसलिए वो लोग सब एक दूसरे को मार दिए। और वहाँ पे मुझे बहुत अधिक मात्रा में स्पिरिचुअल शक्ति का एहसास हुआ, जिसके बाद मुझे एहसास होता है कि उन लोगों के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो बहुत ही खतरनाक हुआ होगा। और महाराज, जब हमें रिपोर्ट मिली कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने कुछ लोगों को भेजा, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ये घटना ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी जाकर जितने भी फॉक्स के डेड बॉडी थे हमने जल्दी जल्दी इकट्ठा करके उन्हें लेकर आया और वो प्लेस क्लीन कर दिया, ताकि मनुष्य का ध्यान हमारी ओर आकर्षित ना हो और उन्हें पता ना चले कि आखिर हम लोग अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि एक बार अगर उन्हें पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो सकता है। इसलिए मैंने सब चीज़ को क्लीन कर दिया। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि इस मैटर में और जाँच हो? तो फॉक्स ट्राइब का हेड बोलता है कि तुम ऐसा कह रहे हो कि मनुष्य लोगों को पता नहीं चला कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि तुमने टाइम से पहले ही सारे फॉक्स के डेड बॉडी को गायब कर दिया था। इसलिए मुझे भी अब इसके बारे में और ज़्यादा जांच नहीं करवाना है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा कुछ बड़ा बात है, और इसे अभी के लिए छोड़ दो। बस बॉर्डर के पास का ध्यान रखना और देखते रहना कि कौन इंसान या कौन फॉक्स इधर उधर आ जा रहा है, और सारा रिपोर्ट मुझे ला कर देना। तो उसका सैनिक बोलते हैं कि ठीक है महाराज, और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर महाराज सोच रहा होता है कि सच में ये फॉक्स लोग काफ़ी मूर्ख हैं, सब लोग आपस में ही लड़कर मर गए, पागल कहीं के। उसके पास इंसिडेंट होता है और हमें दिखाया जाता है ली जंग को, जो कि येवा से मिलने के लिए आया होता है, और येवा को देखकर बोलता है कि येवा, येवा देखो मैं आ गया। जिसको देख के येवा पूरा खुश हो जाती है और बोलती है कि ली जंग तुम आए हो, जल्दी अंदर आओ। तो ली जंग रोते रोते अंदर आ रहा होता है, जिसको देखिए येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो ली जंग। तो ली जंग रोते रोते बोलता है कि तुम बहुत बीमार थी ना, और बेहोश भी थी, और वो लोग कह रहे थे कि अगर तुम नहीं उठोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। तो यही सोच कर मैं पूरा डर गया था कि अब मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊँगा। और ऐसे बोल बोल के वो और रो रहा होता है। तो येवा बोलती है कि देखो ली जंग, मैं भी ठीक हूँ, देखो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, देखो तुम्हारे सामने हूँ। तो ली जंग बोलते हैं कि लेकिन येवा, तो येवा उसे हक कर लेती है और बोलती है कि ली जंग तुम परेशान मत हो, और मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें इतना परेशान की हूँ, लेकिन मैं देखो ठीक हूँ और तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको सुन के ली जंग पूरा ब्लश करने लग जाता है और बोलता है कि येवा देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो येवा बोलती है कि गिफ्ट, इसमें क्या है? तो ली जंग बोलता है कि खोल कर तो देखो। तो ये बोलती है कि ठीक है खोलती हूँ। उसके बाद वो खोलती है और देखती है कि इतना सारा मिठाई, जिसको देखकर बोलती है कि वाह बहुत सारा मिठाई है ये तो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो ली जंग बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए जितना तरह का मिठाई हो सकता था मैं सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ताकि तुम जल्दी जल्दी खाओ और तुम्हें अच्छा भी लगे। तो येवा बोलती है कि थैंक यू ली जंग, ये बहुत ही टेस्टी और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और मन में सोचती है कि इतना सारा मिठाई, मैं तो इसे सोहा के साथ शेयर करूँगी और हम लोग दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। और येवा को इतना खुश देख के ली जंग पूरा सरप्राइज हो जाता है और इसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ली जंग येवा को अपने भाई का स्टोरी बताता है और बताता है कि मेरा भाई बहुत छोटा है और उसे लिखने पढ़ने ज़्यादा कुछ आता नहीं है और बोलने भी आता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बोल लेता है और उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए वो एक ही दो चीज़ याद करके बैठ जाता है और दिन भर एक ही चीज़ मम्मी को बोलते रहता है। जिसके बाद मेरी मॉम तो पहले सुन लेती है, उसके बाद बोलती है कि बेटा अब लिखो, वही वर्ड लिखो, और बेचारा वो लिख ही नहीं पाता है। तो मॉम उसे एक चटाक मार दी, जिसके बाद वो बेचारा ब्लैंकेट के अंदर घुस कर रोने लगा। जिसको सुन के येवा बहुत हंसती है और बोलती है कि तुम्हारा भाई तो बहुत ही क्यूट है और ये स्टोरी भी बहुत फ़नी है। तो ली जंग बोलता है कि हाँ सच में, मेरा भाई की वजह से मेरा ज़िंदगी बहुत ही अच्छा जा रहा है और मैं अपना लाइफ में बहुत खुश रहता हूँ, बोर भी नहीं होता हूँ, क्योंकि वो इतना फ़नी है कि बोर होने ही नहीं देता है। और ऐसे बोल ही रहा होता है तभी उसका नज़र ब्रश पे जाता है, जिसको देखकर बोलता है कि येवा याद है मैं तुम्हारे लिए ब्रश लेकर आया था, तो बताओ कैसा लग रहा है वो ब्रश, तुम लिख कर देख रही हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ। तो येवा ये सुन के शॉक्ड हो जाती है।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।